नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। शाम के ठीक 7:30 बजे हैं और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की करेंगे और बिहार में बीजेपी जो खेला खेल रही है और जीतन राम मांझी जिस शक्ति की बात कर रहे थे कि बगैर हमारे बिहार में कोई सरकार नहीं, वह नीतीश कुमार पर एहसान जता रहे थे कि अब तो आपकी सरकार मेरे ही बूते हैं। और उधर तेजस्वी यादव भी यह सपना देखने में लगे ही थे कि सरकार कभी भी हम गिरा सकते हैं। लेकिन खेला तो बहुत हो चुका, गंगा में पानी बह गया। तेजस्वी यादव सरकार गिराने की कोशिश से बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि अब महागठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 107 हो गई है। यदि हम एआईएमआईएम को जोड़ दें तो 108 दिखाई पड़ेंगे। तो बिहार विधानसभा में अब 243 विधायक नहीं है, 242 विधायक हैं, क्योंकि माले के एक विधायक की सदस्यता सजा मिलने के बाद समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं कि जो एनडीए अलायंस है, उनके पास 135 विधायक दिखाई पड़ रहे हैं, 134 विधायक। तो 134 विधायक दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब तो फासला दूर होता दिख रहा है। जीतन राम मांझी भी अब ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप्स नहीं रह गया है कि हम हैं, हमारे 4 विधायक हैं, तभी ये सरकार है, नहीं तो ये सरकार नहीं है। और दूसरी स्थिति अब हम यह भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जो चुनौतियां हैं, उसमें जो यह बात कही जा रही थी कि आरजेडी किसी एमएलए को चुनाव मैदान में उतारने की स्थिति में नहीं होगी, लेकिन अब जब सत्ता से आप इतनी दूर जा रहे हैं, तो कई विधायकों को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव का, इसकी संभावना भी प्रबल हो रही है। और उधर आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके जो 2 विधायक टूटे, सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम, उनकी सदस्यता खत्म करने की अर्जी दी जा चुकी है, लेकिन आरजेडी ने अभी कोई अर्जी नहीं दी है अपने 4 विधायकों के खिलाफ। तो इन तमाम परिस्थितियों और स्थितियों को आप किस रूप में देख रहे हैं अजीत जी? देखिए, चुनाव में बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक नए तरह का अलाइनमेंट हो रहा है और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव जब होते हैं तो जी। अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट होता है। लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर, ये उठा-पटक, अदला-बदली, उछल-कूद चलती रहती है। अब देखिए, जी। तेजस्वी यादव इस उम्मीद में थे कि किसी तरह से सरकार को कभी भी ऐसा ऐसा मौका आ सकता है कि वो सरकार को डिस्टेबलाइज कर दें, सरकार जी। को गिरा दें। उनकी जी। मंशा यहाँ तक थी कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति शासन ही लग जाए। कुछ हम्म। ऐसा हम खेला कर देंगे कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब भी। जी। तो अब ये इस कोशिश में थे और इस कोशिश की वजह से ये माना जा रहा था कि वो अपने किसी विधायक को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हम्म। अब ये पूरा खेल पलट गया। अब उन्हीं जी। के विधायक ले जा करके हो सकता है कि बीजेपी उन्हीं के विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाए। तो वो खेला बिल्कुल। बदल गया, हम लोग उस पर भी आएँगे। लेकिन हम्म। एक बार और हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि राजनीति में या ऐसे सामान्य जीवन में भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आपके शब्द मीठे और मुलायम होने चाहिए हैं। जी। तो अब अफ़सोस हो रहा होगा, हो सकता है जीतन राम मांझी को, हम्म। या जैसा कि हम लोगों ने एक दिन और हमने कहा था कि वो एक उन बड़बोलापन है उनमें, एक बहुत आगे बढ़-बढ़ के बोलने की आदत कुछ है, भी लोग बोल उनको देते हैं। जी। सीरियस नहीं लेते। तो उन्होंने तो कहा था कि हमने एहसान भी उतार दिया, नीतीश कुमार हमारी वजह से मुख्यमंत्री हैं, हमारी वजह से सरकार टिकी है, बदले में हमको अब 2 लोकसभा की सीटें चाहिए हैं, एक और मंत्री पद चाहिए है, महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहिए हैं। अब जी। उनके सारे बयान बंद हो गए क्योंकि अब इन सब की संभावना खत्म हो गई। हम्म। अब कोई भूमिका ऐसी नहीं बची है, कम से कम इस फॉर्मेशन के रहते। हम्म। जब तक नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में हैं, तब तक इस फॉर्मेशन के रहते उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका अब नहीं रह गई है। क्योंकि बिल्कुल। उनके बगैर भी सरकार के पास बहुमत पहले भी था उनके बगैर, लेकिन तब थिन मेजॉरिटी थी। अब जी। 6 अन्य जो महागठबंधन से आ गए हैं और हम्म। उनको, जैसा कि अभी जो ट्रेंड है पिछले कई वर्षों का, हम लोगों ने कई विधानसभाओं में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं नंद किशोर यादव, वो उनको अलग संबद्ध असंबद्ध गुट की मान्यता दे सकते हैं, वो 6 लोग अलग बैठ सकते हैं। जी। सरकार की तरफ भी ना बैठें और अपोजिशन की तरफ भी ना बैठें और जब मौका आए तो सरकार का साथ दें। ये भी हम्म। हो सकता है, बहुत तरह की संभावनाएँ विधानसभा के अंदर हैं। अब मेजॉरिटी का पलड़ा जो है, अब बहुमत का पलड़ा भारी हो गया है सरकार का। तो जी। बीजेपी, जेडीयू का जब तक फॉर्मेशन है, तब तक अब जीतन राम मांझी की भूमिका कम हो गई। हम्म। उन्होंने, उनके हाथ में जो बार्गेनिंग का कार्ड था, जिससे वो मोल-भाव कर सकते थे, वो कार्ड भी उन्होंने अपने बयान की वजह से गँवा दिया है। हम्म। देखिए,
तमाम नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार का एक सद्भाव हमेशा जीतन राम मांझी के प्रति रहा है, और जी, मांझी का भी एक सद्भाव दिखता रहा है नीतीश कुमार को, वो भी मानते पसंद करते रहे, आखिर नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से सरकार बनवा दी, आपने बनवाई, ठीक है, हर व्यक्ति की भूमिका होती है, बन गई तब भी इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं होती है। राजनीति में हमेशा सोच समझ के बातें कहनी चाहिए है अपनी। हुँ, अब अगर नीतीश कुमार ने मान लीजिए गांठ बांधी, जो वो की वो बांधते हैं, अक्सर बांधते हैं, और जी, चिराग पासवान से लेकर के हम लोगों ने कई नेताओं के बारे में देखा सुना है, बिल्कुल। इंडिविजुअल हुँ, भी किस तरह से वो गांठ बांध के रखते हैं, और जब समय आता है तो उसका हिसाब चुकवा लेते हैं। तो अब अगर उन्होंने बांधी होगी तो जो थोड़ी बहुत भी बार्गेनिंग की कैपेसिटी थी आपने वो गंवा दी। आपकी तरफ से सद्भाव दिखाते हुए एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार इनकी तरफदारी कर सकते थे। जी, अगर इनको कुछ देना होता तो नीतीश कुमार दिलवा सकते थे। हुँ, अब वो आपने वो गंवा दिया। अब आप बीजेपी के मोहताज हैं पूरी तरह से। जो नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे के समय कहा है बीजेपी को, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी हुँ, हुँ, कि भाई मांझी को बीजेपी संभाले। अब आप जी, बीजेपी के पूरी तरह से मोहताज हैं, बीजेपी पर आश्रित हैं। बीजेपी आपको कुछ दे दिला दे तो अलग बात है, अन्यथा इस सरकार में जिसके मुखिया नीतीश कुमार है, वहां जीतन राम मांझी ने अपना जो उनको अपर हैंड था जो बार्गेनिंग करने का, वो जी, खत्म हो गया। खैर हुँ, उन्होंने बयान दिया वो अलग चीज है, लेकिन खत्म दूसरे कारणों से हुआ है। क्योंकि हुँ, ये उनको भी सोचना चाहिए था कि जब बीजेपी ने सरकार बनाई है, और हम बार बार कह रहे हैं कि अपने दो बड़े नेताओं को उसने सरकार में शामिल कराया है, तो वो सरकार की स्थिरता चाहती है। ये हुँ, नहीं चाहती है कि सरकार अस्थिर बनी रहे और फिर आगे गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो नहीं चाहती है। जी, तो राजनेता का असली मतलब तो ये होता है ना कि वो दूरदर्शी हो, उसको दूर की तस्वीर दिखाई देती हो। हुँ, तो दूर की तस्वीर अगर देखते तो वो समझते कि बीजेपी इस सरकार की स्थिरता चाहती है और उसके लिए उपाय करेगी। और देखिए, जिस दिन बहुमत साबित करना था उस दिन भी उपाय बीजेपी ने किया। बिल्कुल। 3 जो विधायक लेकर के आए गए वो बीजेपी के लोगों ने, आपने बहुत विस्तार से समझाया था कि किस तरह से आधी रात के बाद 3 बजे सुबह तक ऑपरेशन चलता रहा था भारतीय जी, जनता पार्टी जी, का, और तब विधायक भी आए गए। तो जब हुँ, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाने के लिए बहुमत का जुगाड़ कर रही है, तो जीतन राम मांझी को समझना चाहिए था, या दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए था, तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए था कि फिर वो सरकार नहीं गिरेगी, फिर उस सरकार का गिरना बहुत मुश्किल है, जी, नामुमकिन है। अब हुँ, वो और प्रूव हो गया कि पहले 3 विधायक आए और फिर उसके बाद 3 और विधायक ले आए गए, 2 हुँ। कांग्रेस पार्टी के और 1 राष्ट्रीय जनता दल के, और ये अभी और प्रक्रिया कई यहीं नहीं रास्ते में रुकने है, वाली अभी है। और कई रास्ते में है। हाँ, वही, ये प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होने वाली है। जी, कांग्रेस और आरजेडी के लोग, अभी और भी लोग हैं जो संपर्क में हैं, जिनसे बातचीत पहले से हुई हुई है। जी, उनको भी लेके आया जाएगा, वो लोग भी सत्ता पक्ष के साथ जुड़ेंगे। तो ये लगातार आरजेडी की संख्या कम होती जाएगी, और बीजेपी या सत्ता पक्ष से और विपक्ष दोनों से असंबद्ध एक गुट के सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, बिल्कुल। और वो बढ़ेगी। देखिए, पहले भी हम लोग को पता था कि कांग्रेस के 12 लोगों से बातचीत हो रही है। हुँ, 12 लोगों की चर्चा बार-बार आई कि 12 लोगों की चर्चा, 12 लोगों से बात हो रही है। फिर आपने बताया कल कि 6 लोगों की चर्चा, फाइनल 6 लोगों की बात आई थी, लेकिन जिसमें जी, से 4 लोग रुक गए। लेकिन हुँ, वो 4 लोग कभी भी आ सकते हैं। तो आरजेडी के भी लोग आएँगे, कांग्रेस के भी लोग आएँगे, और सरकार की मेजॉरिटी मजबूत हो जाएगी। इसके 2 फायदे हैं। एक तो सरकार को लेकर के जो अस्थिरता का माहौल है, सरकार को लेकर के जो एक धारणा बनाई जा रही थी, वो धारणा खत्म हो गई। जनता के मन में से भी ये बात निकल गई, सरकार स्थिर हो गई। और दूसरा, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, बीजेपी को भी पता है कि कोई लड़ाई कांग्रेस से नहीं होने वाली है, अभी या आगे। जब भी जी, लड़ाई होनी है तो आरजेडी से होनी है। हुँ, तो आरजेडी को कैसे कमज़ोर करें? तो हुँ, आरजेडी को कमजोर करने की ये रणनीति है। देखिए, आरजेडी ने जितना जिस जिस कोशिश से फॉरवर्ड्स को जोड़ना शुरू किया था, जो ए टू जेड की राजनीति आरजेडी ने शुरू की थी, उसमें अगर फॉरवर्ड उसके साथ जुड़ते तो वो तो सीधा नुकसान किसका था? वो तो सीधा नुकसान बीजेपी बिल्कुल। का था। जी, तो बीजेपी को वो डैमेज कंट्रोल करना है। हुँ, और देखिए, आजकल क्या है, बहुत रिएक्शन होता है ये सोशल मीडिया में। हुँ, ये एक तो वैसे भी पॉलिटिक्स पहले से भी बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, क्योंकि हम जी, लोग तो बहुत बारीकी से देखते रहे हैं बरसों से, तो जानते हैं कि कितना जटिल खेल है वो। जी, और अब सोशल मीडिया और दूसरे टूल्स जो आए हैं, टेक्नोलॉजी और इन सब दूसरे टूल्स, जो ब्रांडिंग मार्केटिंग के दूसरे टूल्स आए हैं, नैरेटिव सेट करने के जो दूसरे टूल्स आए, उसने और कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसने और जटिल बना दिया है। अब हुँ, जैसे ही कोई फॉरवर्ड नेता छोड़ता है, आरजेडी को छोड़ा, तो तुरंत सोशल मीडिया में चलने लगता है कि भाई क्यों तेजस्वी पीछे पड़े हैं इन लोगों के। ये लोग तो बिल्कुल। ऐसे भी गद्दार हैं, ये लोग ऐसे भी बीजेपी के लोग हैं, इनको निकालो आप हुँ, अपनी पार्टी से, आप सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करो तो दलितों की करो, अल्पसंख्यकों की करो। हम लोगों ने देखा कि अभी कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा 7 एमएलएज ने। तो जी, सोशल मीडिया में जो इकोसिस्टम है, समाजवादी पार्टी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, उसने बताया कि इसमें 5 फॉरवर्ड हैं।
और ये पांचों फॉरवर्ड जो हैं, देखिए गद्दार निकले, ये लोग छोड़ करके चले गए समाजवादी पार्टी को, इनको समाजवादी पार्टी ने इतना कुछ दिया। तो उसका रिएक्शन एक पूरे वर्ग में होता है। फिर वो जो जी। समाज है, जो सवर्ण समाज है, वो उतरता है उनके डिफेंस में। हम्म। ये बिहार में भी होगा, क्योंकि छोड़ के जाने वालों में आप नंबर्स गिनेंगे तो 50% से ज्यादा सवर्ण है। हाँ हाँ, तो चेतन आनंद है, लवली, नीलम देवी है, नीलम देवी हैं और सिद्धार्थ सौरभ है। तो ये सिद्धार्थ तो सौरभ ये है। हाँ, तो वो ये मैसेज आएगा कि भाई ये छोड़ के जाने वाले फॉरवर्ड हैं और ये इनका नहीं बनता है, आरजेडी से नहीं बनती है। हम्म। तो ये एक समाज के अंदर रिएक्शन होगा, जिसकी बेनिफिशियरी बीजेपी होगी, जी। क्योंकि ये सब लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो वो वोट बीजेपी की ओर जाएगा। अगर इस रिएक्शन में आरजेडी के लीडर कोई स्टेप उठा ले, टिकट में कुछ बंटवारे में अनदेखी कर दें, तो ये पॉइंट और प्रूव हो जाएगा। तो ये दो फायदे तो अभी तत्काल हमको दिख रहे हैं कि एक सोशल नैरेटिव जो पॉलिटिक्स का बनता है, जिससे चुनाव की राजनीति प्रभावित होती है, वो सेट हो जाएगा कि ये फॉरवर्ड लोगों की जगह नहीं है, आरजेडी वो लोग छोड़ के जा रहे हैं या जी। कांग्रेस जा रहे हैं, उनकी जगह बीजेपी है। और हम्म। दूसरे, विधानसभा के अंदर जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। ये कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अब एक नंबर की पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और ये भी कितना दिलचस्प है ज्ञानेश्वर जी, हम तो आज देख रहे थे, आज रिसर्च कर रहे थे सवेरे हम, कि जी। किसी दूसरी विधानसभा में आज तक ऐसा हुआ है क्या, कि अभी 3 साल हुए हैं और 3 साल में सबसे बड़ी पार्टी का स्टेटस 4 बार चेंज हो चुका है। जी, इसी बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा में 4 बार चेंज हो चुका है। जब जब हम्म। चुनाव खत्म हुए तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। फिर फिर आरजेडी हो गई। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लेकिन हम्म। भाजपा के लोगों ने मुकेश सहनी के 3 लोगों को भर्ती कर लिया, तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई। जी। फिर आरजेडी ने ओवैसी के 4 लोगों को भर्ती कर दिया, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। जी। अब आरजेडी के 4 लोगों को तोड़ दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब ये हम्म। 4 बार स्टेटस चेंज हो चुका सबसे बड़ी पार्टी का। हम्म। और अब नहीं होगा। अब चूंकि बहुत डिसाइसिवली बीजेपी ने लीड बना ली है, आरजेडी को उसने कमजोर करके, और वो जो पहले जिस स्थिति में चुनाव के बाद आई थी, उस स्थिति में ले आ दिया है। अब जी। 75 सीट पर आरजेडी आ गई है, और अब इसमें और लोग टूटेंगे। 79 सीट पर 78 सीट पर बीजेपी है, 75 पर आरजेडी। अब इसमें और टूटेंगे। बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो गई। बीजेपी जी। के नंबर 1 पार्टी होने का जो डर उस समय दिख रहा था नीतीश कुमार और लालू यादव को, वो हम्म। डर, वो खतरा अभी भी मौजूद है। तो ये अच्छा, ठीक सभी है। जो पूरा जी। घटनाक्रम चल रहा है, उसमें अभी जो विन विन कंडीशन में जो पार्टी है, वो बीजेपी है। उसने कर लिया। नीतीश कुमार की सत्ता ही इससे अस्थायी हो रही है, चूंकि वही मुख्यमंत्री हैं अभी। हम्म। लेकिन आगे स्थितियां बदलेंगी, और इस बदली हुई स्थिति में बीजेपी को पता है कि उसकी लड़ाई आरजेडी से होने वाली है। इसलिए वो आरजेडी को कमजोर कर रही है। उसके दलित बेस में, जिसको लेकर के एक चर्चा थी कि दलित उसको उसके साथ जा सकता है, दलित मतलब एक दलित जो मायावती का वोटर रहा है, जी। उसमें 2 खेल हुए हैं। एक तो मायावती की पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 की 40 सीट पर लड़ेंगे। तो वो बिल्कुल। वोट जो एक्सपेक्ट कर रही थी जेडीयू, आरजेडी जो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो वोट नहीं आएगा। जी। फॉरवर्ड जो उसके साथ जुड़ने की संभावना थी, वो टूट जाएगा। और लोकसभा चुनाव में यादव वोट भी टूटता है, बहुत पर्याप्त संख्या में टूटता है। बीजेपी ने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। नहीं, ठीक है अजीत जी, तो लेकिन इसका मतलब तो ये जो घटनाक्रम है कि अब तो यह स्पष्ट हो गया ना कि जो भी विधानसभा चुनाव अगला होना है, चाहे वह 2024 में हो जाए या फिर तय समय पर 2025 में हो, इसके पहले तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की अब कोई संभावना नहीं रह गई है। यह तो स्पष्ट है। बिल्कुल, दूसरी बात, बिल्कुल। हाँ, तो दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का ट्रेंड बीजेपी ने अख्तियार किया है, किसी भी पार्टी के विधायक को तोड़ लो और अपनी तरफ बैठा लो, तो जो देश में दल बदल निरोधक कानून बना था, उसका कोई माने मतलब अब रह गया है क्या अजीत जी? तेजस्वी यादव तो अब तो मुख्यमंत्री बनते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस नहीं, विधानसभा के। जी। नहीं, इस विधानसभा के। वो नहीं बन रहे थे। अच्छा। हम लोग भी पहले चर्चा किए थे ज्ञानेश्वर जी, तो हम लोगों ने कहा था कि इसका मकसद, उनका मकसद उनके बैक ऑफ द माइंड में हो सकता है, उनकी सदिच्छा हो। हर नेता की भावना होती है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, जी। उनकी भावना होगी। लेकिन उनको वो जो बयान दे रहे थे और जो कोशिश कर रहे थे ना, वो अपने फोक्स को, अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कर रहे थे, कि हम्म। विधायक एकजुट रहे, उनको एक भरोसा रहे कि हमारी भी सरकार बन सकती है कभी, तो जी। टूटे नहीं। हम्म। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल न टूटे, कार्यकर्ता भी साथ में जुड़े रहें। जो वोट हमारा, इनका कोर वोट है, उसमें भी सेंध न लगे। मतलब एक अपने को स्ट्रांग दिखाने की एक पॉलिटिक्स थी। हमको ध्यान आ रहा जी। है 1999 का लोकसभा चुनाव था, और लालू यादव ने कहा था कि हम सब सीट जीतेंगे। उन दिनों 54 हम्म। सीटें होती थी लोकसभा की, उन्होंने कहा था कि हम 40 सीट जीतेंगे। जी। जब उनकी पार्टी को 7 सीटें मिली, तो मीडिया ने, उस समय नया नया टेलीविजन का मीडिया आया था, ये तमाम राजदीप सरदेसाई वगैरह रिपोर्टर थे, कैमरे लेकर के, माइक लेकर के घूमते थे। हम्म। इन्होंने पूछा कि भाई आप तो कहते थे कि हम 40 सीट जीतेंगे, हम सब सीट जीतेंगे,
और आप तो 7 ही सीट जीते। तो लालू यादव ने जी। कहा कि तो क्या चुनाव के पहले ही कहा था कि हम सब सीट हार जाएंगे? चुनाव के पहले जी, तो कहा जाता है कि हम सब सीट जीतेंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम सरकार बनाएंगे, तो वो कहा जाता है ताकि जी। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, अपने नेताओं का मनोबल बना रहे, विधायक न टूटे। तो इसके हुँ, लिए वो कह रहे थे। हुँ। अब वो कहेंगे भी नहीं और उनके कहने पर कोई यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि अब स्थितियां बदल गई। अब वो बहुत नीचे जी, आ गए बहुमत से। पहले तो कहा जाता था कि 6-7 ही सीट तो कम है, 6-7 ही सीट तो कम है, मांझी इधर आ जाएंगे मांझी तो आ हो जाएगा। जाएँगे, हाँ, अब जी, 15 सीट का गैप हो गया, तो अब जी। आप नहीं कह सकते। अब आप 15 सीट, हुँ, आप 107 आपने जोड़ा, अगर वैसी को जोड़ के 108 कहा, तब भी आपको अब 114 विधायक चाहिए है, तो आप कहाँ से जी, ले आएंगे? हुँ, तो वो चीज तो खत्म हो गई। हुँ, अब इस उम्मीद में वो बैठे हैं कि हमारे विधायक जो है, वो उन्होंने अपने विधायकों की कोई अयोग्यता के लिए कोई नोटिस अभी नहीं दिया है स्पीकर को, कि जैसे कांग्रेस ने दिया है, उसने आरजेडी ने नहीं दिया है कि हमारे विधायकों को अयोग्य ठहराए। तो जी, इसका कारण ये, जब तक आप नोटिस नहीं देंगे और हुँ, अयोग्यता की सुनवाई नहीं होगी, तब तक वो विधायक आपके व्हिप से बंधे हुए हैं। अभी बिल्कुल। भी आप उनको व्हिप दे सकते हैं, अभी भी आप किसी हुँ, मसले पर कोई व्हिप जारी करेंगे तो ये उम्मीद की जाएगी कि वो उस व्हिप का पालन करें। हुँ, नहीं पालन कर रहे हैं तो आगे भी नहीं करेंगे, आप फिर एक शिकायत करिएगा स्पीकर को। लेकिन एक तो क्या है कि व्हिप से बंधे हुए हैं अभी भी वो। और कोई चमत्कार हो किसी समय, जैसे जिसकी बात हम कह रहे थे, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन मान लीजिए कि बीजेपी तोड़ना चाहे जेडीयू को भी, जी, अच्छा। और हुँ, वैसी, हाँ, बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहे, जब अपनी संख्या हुँ, वो बढ़ा रही है और हुँ, अब उसकी संख्या हो गई है 88, जी, उसके जो जोड़ दे, ये 6 लोग जो टूट के आए हैं, हुँ, इनके साथ मांझी को जोड़ दें तो 88 की संख्या हो जाती है। हुँ, एक निर्दलीय को भी उधर ही रखें तो 89 हो जाएगा। तो जी, 11-12 और ले आए तो संख्या 100 से ऊपर हो जाएगी। और हुँ, फिर बीजेपी दबाव बना सकती है नीतीश कुमार के ऊपर कि भाई अब आप हमारा सीएम बनवाइए। और नहीं बिल्कुल। तो उनकी पार्टी में से अगर 20 लोगों को डिफॉल्ट करा दे, तो स्पीकर तो हुँ, बीजेपी के ही बैठे हुए हैं। स्पीकर बैठे तो हुए हैं। बीजेपी के नंदकिशोर यादव बैठे हुए हैं। वो अलग गुट की जी, मान्यता दे देंगे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से 2 पार्टियां टूट गई। भाई बिल्कुल। 54 सदस्य थे उद्धव ठाकरे के पास, और पहले स्ट्रेच में तो 15 ही लोग टूटे। और हुँ, उन्हीं 15 लोगों की के को अयोग्य ठहराने का नोटिस दिया इनके मुख्य सचेतक ने, उद्धव ठाकरे के, और स्पीकर ने उसको लटका दिया। हुँ, बाद में और लोग टूट करके आए। तो मान लीजिए जी, किसी समय ऐसा हो, दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। और बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है, बीजेपी का जो खेल है, जी, उसको देखते हुए हुँ, उस समय उस समय अपना बचा खुचा लेकर के अगर लौटते हैं नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ, तो फिर आरजेडी को जरूरत पड़ सकती है। ये हो सकता है कि एक बहुत दूर की सोच हो, ये सोच भी हो, इसलिए इनको अयोग्य नहीं करवाना है हुँ, कि सीट खाली करा करके क्या फायदा होना है। सीट खाली हो अच्छा, जाए और बीजेपी लड़ जाए, मान लीजिए उस सीट पर, और बीजेपी जीत जाए, अच्छा इसीलिए तो सदस्यता खत्म करने की अर्जी नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं कि क्या पता कि सदस्यता खारिज खत्म हो और वो सीट बीजेपी लड़ के चुनाव जीत जाए वहां से। लेकिन अखिलेश तो सिंह ने अर्जी दे दी। कांग्रेस को इतनी हड़बड़ी क्या थी? वही कांग्रेस को हड़बड़ी भी है। कांग्रेस को आरजेडी की तरह तो कांग्रेस को सरकार बनानी नहीं है। और जी, कांग्रेस को दूसरा ये भी है कि अगर उसकी सीट मतलब खाली भी होती है, तो वहां एक भरोसा होगा कि हम लड़के और जीत भी सकते हैं। या एक जी, ये भी हो सकता है कि इस पर फैसला ही नहीं होगा, उसको उनको अंदाजा होगा अखिलेश सिंह को कि बिल्कुल। स्पीकर फैसला नहीं करेंगे तो लंबित कर दे देने दो अपनी तरफ से आवेदन, कुछ भी सोच करके उन लोगों ने ये दिया दिया है। है। तो अब हुँ, ये खेल इस वजह से तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं अपना। और दूर के खेल की, लोकसभा चुनाव के बाद के खेल का भी उसमें उनके कंसीडरेशन में होगा। तो जी, इसलिए अभी अब वो संभावना तो खत्म हो गई कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी हुँ, अभी नहीं होने जा रहा है जो अंदाजा लगा रहे थे। और इस मामले में फिर एक बार देखिए ज्ञानेश्वर जी की लालू यादव कितने दूरदर्शी साबित हुए। लालू यादव का पहले दिन से अंदाजा था, जो आपने एक लाइन कही थी कि उनको पता है कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री नीतीश ही बनवा सकते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार का आशीर्वाद रहेगा तो वो बन जाएंगे। हुँ, अब बिना नीतीश कुमार के देखिए अब लड़ाई में कहां पहुंच गए तेजस्वी यादव। हुँ, नंबर 2 की पार्टी हो गए। जी, आगे भी अब कोई संभावना नहीं है बिना नीतीश के। हुँ, तो इसलिए लालू लालू यादव की दूरदर्शिता है, और अभी बहुत कुछ सीखना होगा तेजस्वी यादव को लालू यादव जी, से। राजनीति के नुआंसेज पकड़ने होंगे, जो हुँ, जरूरी चीज है। अब आपने एक बात कही दल बदल कानून की। हुँ, देखिए दल बदल कानून जो है, वो एक तरह से, कोई भी कानून उतना अच्छा नहीं होता। कोई भी कानून उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका पालन करने वाले होते हैं, उसको जी, इम्प्लीमेंट कराने वाले होते हैं। हुँ, अगर कानून आप बहुत बढ़िया कानून बना लीजिए और कानून का पालन नहीं हो, उस कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो, तो उस कानून का कोई मतलब नहीं होता है। हुँ, असली चीज कानून में कितनी सख्त सजा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सजा की मात्रा, कि सादा परसेंटेज कितना है, कन्विक्शन का परसेंटेज कितना है,
ये इंपॉर्टेंट है। आप बेशक जी। 4 साल की सजा रखें किसी अपराध में और ये हुँ, गारंटी हो 100% की सजा होगी, तो लोग ज्यादा डरेंगे। आप मौत की सजा दे दीजिए और ये हो कि कन्विक्शन रेट 2% है, तो कोई नहीं डरता हुँ, है उससे। जी। तो कन्विक्शन रेट, हुँ, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? वही हाल, वही सजा वाला हाल दल बदल कानून में। अच्छा। आपने बहुत सख्त बना दिया कानून को हुँ, कि अब 2/3 चाहिए टूटने के लिए। पहले था कि 1/3 चाहिए टूटने के लिए। जब उसमें जी। संशोधन हुआ तो आपने कह दिया कि 2/3 चाहिए। हुँ, 2/3 कर दीजिए या 3/4 कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना, चूँकि पालन इम्प्लीमेंट कैसे करने हो का रहा है? जो, हाँ, हुँ, इम्प्लीमेंट करने का जो अथॉरिटी बैठा है वो स्पीकर है। और हुँ, स्पीकर इस तरह के मामलों में आज तक कि एक अपवाद के लिए भी हमने नहीं देखा है कि दलगत भावना से ऊपर उठ जाए। जी। वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन कभी दलगत भावना से ऊपर नहीं उठता है। हुँ, वो हमेशा अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में, कभी भी अयोग्यता का मामला आएगा तो वो पार्टी के इंटरेस्ट में डिसीजन करेगा। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो 14 एमएलए गए थे उनको अयोग्य न ठहराया जाए। जी। 54 में से 14 लोगों का टूटना तो कोई बात ही नहीं है, और जब 14 हुँ, लोग हुँ, टूटे, उसी समय शिवसेना के जी, सचेतक ने, उस समय स्पीकर का पद खाली था, डिप्टी स्पीकर को दे दिया कि आप इनको अयोग्य ठहराइए, और बिल्कुल। स्पीकर ने नहीं ठहराया। तो वो रुका रह गया और फिर बाकी लोग धीरे-धीरे करके, बाकी लोग भी असम पहुँच गए, गुवाहाटी, और वो फैसला नहीं हुआ। उसके बाद जब फैसला आया, 1.5 साल तक लगातार सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार फटकार लगाई, डेडलाइन दी, तब जाकर के फैसला आया। तो ऐसा फैसला आया कि उसने कह दिया कि असली शिवसेना वही है जो टूटी है। इस हुँ, तरह से पार्टी छीन ली जी, गई उद्धव ठाकरे से, बताइए। हुँ, और हुँ, ये आप देखिए, अभी झारखंड का एग्जाम्पल हम बार-बार देते हैं कि 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, बताइए, 4 साल से बाबूलाल अटका मरांडी। हुआ है बाबूलाल मरांडी का, प्रदीप यादव का और जी, बंधु तिर्की का। और देखिए हुँ, कितनी दिलचस्प बात है कि बंधु तिर्की की सदस्यता एक मामले में दोषी ठहराएगा तो उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी। बिल्कुल, उनकी सीट खाली हो लेकिन गई, उनकी सीट हाँ, पर उनकी बेटी एमएलए हो गई, हुँ, लेकिन उनकी अयोग्यता का फैसला नहीं किया स्पीकर ने। हुँ, स्पीकर लटकाए रहे। अभी जब जब विश्वास प्रस्ताव, जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत लेने जब चंपई सोरेन की सरकार जाएगी, तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, तो स्पीकर इस तैयारी में बैठे थे कि सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को अयोग्य कर देंगे, एक तो घटाएंगे बीजेपी का। तो जी, ये होता है स्पीकर, एक तो घटा देंगे बीजेपी का। हुँ, तो ऐसे होता है, इस तरह से स्पीकर एक्ट करते हैं। तो इसमें कानून का क्या मतलब है? जी, अभी भी स्पीकर फैसला नहीं करें, इन लोगों को अयोग्य ठहराने का मामला लटका के रखें, सुनवाई होती रहे, नोटिस दिए जाते रहें, तो हुँ, विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और स्पीकर चाहे तो, अगर दूसरी पार्टी का होता, अगर यही डिफेक्शन जेडीयू या बीजेपी से हुआ होता, 2 आदमी का, जैसे उस दिन नहीं आए थे बीजेपी के लोग विश्वास मत के दिन, अगर उनको अयोग्य ठहराने का नोटिस बीजेपी देती, इधर आवेदन करती स्पीकर को और उधर स्पीकर फैसला करते, 2 मिनट का समय नहीं लग रहा था, नहीं वो अयोग्य हो जाए। ये तो उदाहरण लोगों ने देखा है ना कि जेडीयू और बीजेपी जब साथ रही तो शरद यादव की सदस्यता कैसे खत्म कराई गई। ये तो उदाहरण देखा है हम हाँ, लोगों ने हाँ, विधानसभा हाँ, वो में। तो देखा। जी, लिखा और राज्यसभा के सभापति ने उनकी सदस्यता वो खत्म कर दी। वो तो समझिए कि कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता सदस्यता पूरी तरह से तो नहीं बहाल की, हाँ, बंगला रहने दिया उनका कि बंगला रहे, जी, बाकी तो वो नहीं जा सकते थे राज्यसभा में। अभी देखिए, जी, आज बिल्कुल। जिस दिन राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने सजा दी थी, अगले ही दिन सीट खाली कांग्रेस करा ने दी गई गिरफ्तार उनकी, किया। अगले हाँ, ही दिन, बिल्कुल। हाँ, 24 घंटे के अंदर। तो जी, ये तो स्पीकर उस पद पर जो उस वहां बैठा होता है, वो कभी भी दलगत भावना से ऊपर उठ के काम ही नहीं करता है। इसलिए कानून हुँ, आप कितना भी सख्त बना दीजिए, देखिए अभी क्या, अभी तो एकदम ब्लैटेंट हो रहा है ना, ये जो दल बदल हो रहा है एकदम ब्लैटेंट जी, है, नियम का एकदम भारी उल्लंघन है कि हुँ, आरजेडी का विधायक जाकर के बीजेपी की तरफ बैठ रहा है, व्हिप का उल्लंघन कर रहा है, और स्पीकर उस पर फैसला नहीं कर रहे हैं, मतलब पार्टी उस पर कोई नोटिस नहीं दे रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अच्छा, अखिलेश यादव ने दिया, उस पर भी देखिए कब तक फैसला होता है। ये सिंह ने, तो अखिलेश सिंह ने, ये अखिलेश जी, सिंह ने, अखिलेश जी, सिंह ने दिया अपने 2 विधायकों को अयोग्य ठहराने का। देखिए स्पीकर उस पर कब तक फैसला करते हैं। निश्चित हुँ। रूप से बात हुई होगी तभी वो दोनों विधायक आए हैं कि उनकी सदस्यता बची रहेगी। अभी 2 साल का समय है, कोई ऐसा और नहीं है देखिए 6-8 ना महीने। देखिए, अब कांग्रेस किस पर भरोसा करे। मुरारी गौतम बिल्कुल गुमनाम चेहरे थे, उन्हें मंत्री बनाया गया और मुझे किस्सा याद है कि जब मुरारी गौतम और दूसरे मुस्लिम समाज से मंत्री बनाए गए थे, उनके नाम जब कांग्रेस ने भेजे थे नीतीश कुमार के पास, महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तो नीतीश कुमार अबाक थे। ये कौन सा नाम लेकर आ गए, हमने तो आपसे उम्मीद की थी कि आप एक मतलब ब्राह्मण को बनाएंगे, एक और किसी और को बनाएंगे। वे इस उम्मीद में थे कि मदन मोहन झा को बनाया जाएगा, राजस्व भूमि सुधार विभाग उन्होंने संभाला था और बिना विवादों में रहे हुए हुँ, ठीक से चल गए थे। तो मतलब मुरारी गौतम मंत्री भी बने और मुरारी गौतम जब तक मंत्री थे शिकायत ये थी कि
उनकी बात उनके प्रधान सचिव सुनते ही नहीं है और फिर उसी के साथ चले गए हैं। तो अब तो मंत्री बना दीजिए चाहे कुछ भी बना दीजिए, अशोक चौहान का देखा ही कि भाई जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, अब बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी, इतनी बात होता है। देखिए, उससे भी सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो आजकल का है ज्ञानेश्वर जी, वो जी। नारायण भाई राठवा का है। हम्म। गुजरात के एक नेता है, राज्यसभा के सांसद हैं, नारायण हम्म। भाई राठवा। किसी ने दिल्ली में नाम नहीं सुना था जब उनको अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री बनवाया था मनमोहन सिंह की सरकार में। रेल राज्य मंत्री बने थे नारायण भाई राठवा। हम्म। इतना बड़ा पद उनको दिया गया था, रेल मंत्रालय में बिठाए गए थे राठवा साहब। हम्म। उनको जब लोकसभा चुनाव का नहीं जीत सके तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेजा। जी। और अभी उनकी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होना है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल हम्म। 2024 को। हम्म। लेकिन उनको लग गया कि कांग्रेस नहीं दे सकती है, कांग्रेस के हम्म। पास कुछ नहीं है अब देने के लिए, ना वो राज्यसभा दे सकती है, ना उसके टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। तो हम्म। अपना कार्यकाल खत्म होने के 1 महीना 4 दिन पहले ही नारायण भाई राठवा अपने बेटे को लेकर के बीजेपी में चले गए। अभी कांग्रेस का दिया हुआ राज्यसभा का कार्यकाल खत्म भी नहीं हुआ है जी। और वो चले गए। अभी हम्म। विक्रमादित्य सिंह को हम लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश में, उनके पिता बिल्कुल। 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। और जब हम्म। हिमाचल में सरकार नहीं होती थी तब वो केंद्र में मंत्री होते थे। जी। सोचिए, खाली नहीं रहने दिया कांग्रेस ने उनको, या तो हाँ, मुख्यमंत्री रहते थे नहीं तो केंद्र में मंत्री रहते थे। जी। अभी भी उनकी उनकी वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और विक्रमादित्य सिंह मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। जी। लेकिन देखिए उनके तेवर कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, एकदम ये मानना कि खानदानी हमारा दावा ही है कि हम ही बनेंगे, दूसरा आदमी कैसे बना दिया एक साधारण आदमी को। जी। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये तो पूरा समाज और पूरी हम्म। राजनीतिक व्यवस्था के सड़ जाने, उसके क्षरण की निशानी है कि सत्ता के लोभ लालच, इसके आगे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जो सत्ता में आया है, जो राजनीति में आया है उसको सत्ता चाहिए। जी। उसको बिल्कुल। विधायक बनाइए, उसको एमपी बनाइए, उसको मंत्री बनाइए। नहीं बनाइएगा तो वो कुछ भी आप दिए रहे उसको छोड़ करके चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। पहले भी दल बदल होते थे, लेकिन जी। उसका एक वैचारिक आधार होता था, वैचारिक कारणों से लोग दल बदल करते थे। हम्म। कई बार दलगत होता था, राजनीतिक होता था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि एक ही विचारधारा के दल में लोग जाते थे। जी। समाजवादियों की कई पार्टियां बन जाती थी, कुछ हम्म। समाजवादी इस पार्टी में रहते थे, कुछ उसमें जाते थे, कुछ जेडीएस में गए, कुछ जेडीयू में गए, कुछ जनता दल में ही रहे, कुछ जनता पार्टी में गए, कुछ लोक दल में गए, कुछ समाजवादी पार्टी में गए। सब एक ही विचारधारा की पार्टियों में रहते थे। अब तो जी। विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं है। आप समाजवादी हैं, आप दक्षिणपंथी हैं, आप मध्यमार्गी हैं, कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं, चले जाइए सब आदमी भाजपा में, वहां जहां मिल रहा है सब कुछ आपको, वहां मुफ्त भर्ती की योजना चला रही, उसमें बीजेपी ने भर्ती मेला लगा रखा है। आप आइए बिल्कुल। भर्ती मेले में और घुस जाइए, चले जाइए उसके यहाँ, पार्टी के ऑफिस में जाइए, टेबल पर वो पटका रखा हुआ है, भगवा पटका पहन लीजिए गले में और आप भाजपा के प्यारे हो गए। अब जाइए हम्म। आप सत्ता की मौज लीजिए। तो अब इसमें क्या दल बदल कानून, इसमें किसी तरह के कानून का कोई मतलब नहीं है। जब सारी चीजें सत्ता के लिए होंगी, सारी चीजें, जब राजनीति का मकसद, अंतिम मकसद, महात्मा गांधी कहते थे कि साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए है, साध्य जितना पवित्र होना चाहिए है साधन जी। भी। यहाँ तो साधन और साध्य दोनों अपवित्र हो गए, अब कोई मतलब ही नहीं है। साधन है सत्ता, किसी रास्ते से उसको हासिल कर लेना है, तो अब वहां कोई कानून नहीं रोक सकता है किसी को। जो कहता है, जो जिसको जाना होगा उसको कोई रोक सकता है? आप कुछ भी कर लिए, कोई ना कोई बहाना करके वो चला जाएगा। तो अब वही अच्छा दल बदल चलिए, कानून का कोई मतलब ये नहीं। तो हो गया जी जी, लेकिन इंडिया ब्लॉक की रैली कब देखने को मिलेगी? देखिए पटना में 3 मार्च को रैली है और पहले बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं और बहुत बड़ी रैली होगी। देखिए तेजस्वी यादव की रैली तो है ही, कांग्रेस भी साथ है, लेकिन अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी के आने की कोई सूचना नहीं है। तो कब ये इंडिया ब्लॉक में एकजुटता दिखाई पड़ेगी? आपने तो बार बार कहा है कि देखिए एनडीए वो ऐसी पार्टी है जहां इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है, भीतर आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। जाने पर क्या क्या हो जाएगा, अब तो अखिलेश यादव को भी सीपीआई की नोटिस मिली गई है। हाँ। तो ये राहुल गांधी, और अब तो महागठबंधन में हम देख रहे हैं कि एमएलए कई जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में, उन्हें भेजने के लिए कहा जा रहा है, ग्रीन सिग्नल दिए जा रहे हैं। सुरेंद्र यादव शायद जहानाबाद से उम्मीदवार हो जाए, कुमार सरबजीत गया से उम्मीदवार हो जाए, आलोक मेहता उम्मीदवार हो जाए उजियारपुर से, ठीक इसी प्रकार से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस सीट मांग रही है मुजफ्फरपुर। तो ये इंडिया ब्लॉक की रैली और अब इन विधायकों की सक्रियता, क्योंकि अब तो इस कार्यकाल में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रहे, तो अब तो सारा ध्यान लोकसभा चुनाव पर ही फोकस करना होगा। बिल्कुल, और कांग्रेस नहीं फोकस कर रही है। देखिए, पूरा इंडिया ब्लॉक नहीं फोकस कर रहा है। जी। हम लोग पहले चर्चा किए हुए हैं, जिस दिन नीतीश कुमार जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज हुए थे, संयोजक वाली बात जिस दिन हुई थी और जिसको लेकर के बकझक मीटिंग में हो गई थी, ललन सिंह ने बड़े तल्ख लहजे जी। में कह दिया था कि इस बात को काफी लेकर लड़ाई के, थी ममता क्या? बनर्जी वाली बात को लेकर के उस हाँ। दिन तय हुआ था ना कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे इंडिया जी ब्लॉक के। बिल्कुल। तो क्या हुआ, उसकी घोषणा कहाँ रह गई? आज तक अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई।
अरे जब आपने तय किया था कि वो अध्यक्ष बनेंगे तो अनाउंसमेंट तो करना चाहिए था ना उनको अध्यक्ष बनाने बिल्कुल, का। किसी को संयोजक बिल्कुल। नहीं बनाते, तो वो भी नहीं हुआ। फिर हुँ, खड़गे जी ने कहा कि 8 साझा रैलियां होंगी चुनाव के पहले, तो अब तो चुनाव की घोषणा होने जा रही है, 8 क्या, एक भी साझा रैली नहीं हुई। हुँ, तो अब ये लोग, जब भी ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब तक बीजेपी कुछ नए मामले में उलझा देती है इनको। जी, बिहार में सत्ता बदल गई, कुछ ये लोग अपने पैरों पर खड़े हुए तो बिहार में सत्ता बदल गई। कुछ अब उसके आगे बढ़े तो झारखंड में मुख्यमंत्री अरेस्ट होकर जेल चला गया। इधर जी, हिमाचल प्रदेश का संकट लग गया, महाराष्ट्र में बड़े-बड़े नेता तोड़ लिए गए, गुजरात में बड़े नेता तोड़ लिए गए। तो इसी से नहीं उबर पा रहे हैं ये लोग। हुँ, और आज अपना बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। उसने आज बैठक भी कर ली अपनी, पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो गई, उसकी सीटें तय हो गई। तो जी, वो आगे चल रहे हैं। देखिए उसके हिसाब से, उसके मुकाबले आप देखिए तो आपने जो कहा कि आरजेडी जो है, वो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, तो हुँ, चूंकि आरजेडी के लिए तो जीवन मरण का सवाल है बिहार का चुनाव। जी, कांग्रेस के लिए तो जीवन मरण का सवाल नहीं है बिहार का चुनाव, हुँ, हुँ, लेकिन आरजेडी के लिए है। और इसीलिए जो अब वो अगर सत्ता का मोह अभी खत्म हो गया कि अभी तुरंत सत्ता नहीं मिलने वाली है, तो हुँ, अपने हुँ, मजबूत नेताओं को तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। जी, सुरेंद्र बिल्कुल। यादव पिछली बार 1700 वोट से हारे थे, हुँ, तो क्या पता इस बार जीत जाए। इस बार जो अपोजिशन का गठबंधन है, वो भी बहुत पहले की तरह बहुत मजबूत नहीं है। वो हुँ, भी सब देख रहे हैं कि मजबूरी का समझौता है, और उसको लेकर के भी निगेटिव चीजें बहुत जनता के बीच में उसका परसेप्शन है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को लेकर के बहुत निगेटिव परसेप्शन है, और जी, उनकी आपस की सीटें अभी तय नहीं हो रही हैं बिहार को लेकर के। हुँ। उसमें अगर सुरेंद्र यादव पिछली बार 1700 वोट से लड़े थे, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में सहानुभूति रहती है कि भाई पिछली और बार इस बहुत बार कम माले वोट भी थे। साथ है, माले भी साथ है, माले ने 30,000 वोट काट लिया था पिछले जी, बार। बिल्कुल, माले ने 30,000 वोट काटा था, तो लोगों को एक जी, सहानुभूति भी होती है कि यार पिछली बार इसको 1700 वोट से हार गया था, इस बार जिता दें। तो जी, ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जो नजदीकी मुकाबले वाली सीटें हैं, अगर आरजेडी उन पर ठीक से लड़ाई लड़े, जिसमें एक हुँ, जहानाबाद भी है, उसकी एक पाटलिपुत्र सीट है। इस तरह की कई कुछ सीटें ऐसी हैं जो आपने कहा कि जो कैंडिडेट वो लोग चुन रहे हैं, आलोक मेहता को लेकर के पहले था कि कैसे लड़ाएंगे, लेकिन वो मजबूत कैंडिडेट है, वहां वो चुनाव लड़ सकते हैं, अच्छा वोट का जी, आधार भी है उनका। तो हुँ, आरजेडी एक तरह से देखिए, राहुल ये तेजस्वी यादव की यात्रा को भी बहुत कमाल का रिस्पांस मिला है पूरी यात्रा में उनके। तो बिल्कुल। एक तरह से वो सड़क पर उतरे, और जो हुँ, सड़क पर रहता है, देखिए हम तो इधर बार-बार जितने चुनाव रणनीतिकार हैं उनको सुनिए, अभी प्रशांत किशोर को भी सुनिए, वो कहते हैं कि जो सड़क पर उतर के संघर्ष करेगा उसको फायदा मिलना है। ये तो राजनीति ये, लोहिया और ने भी ये कहा, लोहिया ने भी कहा जब लोहिया ने सड़कें कहा सूखी था, होंगी लोहिया ने हाँ, कहा था कि सड़क पर आपको संघर्ष करना होगा। और जी, जिसने भी संघर्ष किया, हुँ, जिसने भी पैदल सड़क नापी, हुँ, साइकिल से नापी, पैदल नापी, गाड़ियों से घूमे, जो सड़कों पर जिसने यात्रा की, जनता के बीच गया, उसको फायदा होता है, वो चुनाव जीतता है। तो जी, तेजस्वी एक तरफ ये काम कर रहे हैं, और हुँ, दूसरी तरफ अब उनके कुछ मजबूत विधायक फ्री हो गए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि अब जिस तरह के का इक्वेशन बदल गया है, अपोजिशन 107 सीट पर आ गया और सत्ता पक्ष 134 सीट पर पहुंच गया, तो उसमें फिर सरकार बनाने की गुंजाइश तो अब रही नहीं कि बिल्कुल, उलट-फेर करके सरकार बना दे, कोई मेजर चेंज हो, फिर नीतीश कुमार बदले तब की बात अलग है, लेकिन अभी हुँ, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, अपने उद्यम से तो नहीं कर सकते हैं। तो उनके अगर मजबूत लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो बहुत दिलचस्प होगा, कई सीटों पर बहुत बढ़िया चुनाव देखने दिलचस्प को मिलेगा। मुकाबला होगा, जी, बिल्कुल। कई हुँ, सीटों पर बहुत दिलचस्प चुनाव होगा, और बीजेपी को अपनी पूरी ताकत, एनर्जी, संसाधन सब लगाने होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो के चुनाव लड़ने का वही तरीका है जो हमेशा रहा है। वो कोई अपने जी, को झोंक करके चुनाव नहीं लड़ते हैं कि अपने हुँ, को झोंक दिया, उस तरह से बीजेपी लड़ती है। तो हुँ। बीजेपी को लड़के उस तरह की तैयारी करनी होगी। तेजस्वी ने ये स्थिति तो बना दी है कि वो कांटे की टक्कर बिहार में कम से कम आधी सीटों पर बना देंगे। चलिए, तो देखिए बिहार अब भी दिलचस्प है और बिहार में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तेजस्वी यादव इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की सदस्यता जो दूसरी ओर चले गए हैं, उनकी सदस्यता खत्म करने की अर्जी नहीं दी है, कांग्रेस ने अर्जी दे दी है और कई लोकसभा क्षेत्रों में अब आरजेडी के एमएलए चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। इन तमाम जो मसले हैं, उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।